हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेवन्थ क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक करेंगे। इससे पहले हम सिक्स्थ क्लास की भूगोल और ज्योग्राफी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेवन्थ क्लास की भूगोल का चैप्टर 1 करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसके चैप्टर्स को दो भागों में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से हम एक चैप्टर को वीडियो के दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है 1, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो फ्रेंड्स, ये मानचित्र है भारत का, जो बहुत पहले बनाया गया है। इसके बारे में वर्णन जो है नीचे दिया गया है। मानचित्र एक अरब भूगोलवेता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया। तो ये मानचित्र जो है 1154 में बनाया गया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्रों का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। देखिए, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ 12वीं सदी के भूगोलवेता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया का नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र 2 जो है, देखिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। देखिए, ये है मानचित्र 2। इसमें देखिए ये आज के मानचित्र से कितना मिलता जुलता है। देखिए फ्रेंड्स, नीचे का हिस्सा, ये तटीय हिस्से किस तरह से आज के मानचित्र से ही जो है मिलते जुलते हैं। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरह है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने से लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। तो ये कितने वर्ष बाद बनाया गया? 600 वर्ष बाद। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालिए, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्सों में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका क्या कारण है? इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब भी बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी है। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज जो है 13वीं सदी के इतिहासकार थे, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, तो उनका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेशन कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। एक मिनट फ्रेंड्स, 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में जाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो तो विदेशी कहलाता था। विदेशी कौन कहलाता था? किसी भी गांव से आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो।
ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों, तो 6th क्लास की बुक में जो है हमने 10th चैप्टर में गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। इस पुस्तक में मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चलती रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभिलेखों, सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य क्या होता है, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न हैं। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। आगे इतिहासकार सूचनाओं को दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे करते हैं। कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसके उसे जरूरत नहीं थी, और उसने उस कागज को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय पर कागज की जो है कमी थी 13वीं सदी में। और 14वीं सदी में यानी कि एक सदी बाद अगर आप बाजार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदने जाते हो तो आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु आपको कागज में लपेट कर देता। इसका मतलब यह है कि 14वीं सदी में कागज पर्याप्त मात्रा में बनने लगा, तो कागज जो है 13वीं सदी में अधिक महंगा होता था और 14वीं सदी में जो है पहले की अपेक्षा सस्ता हो गया। तो फ्रेंड्स, पहले हम अभिलेखागार के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेखागार क्या होता है? यह एक ऐसा स्थल है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों का संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकार अभिलेख और उनका ब्यौरा रिकॉर्ड रखते हैं। इस समय के दौरान कागज क्रम से सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथों, शासकों के वृतांतों, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इनका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता। तो अभिलेखागार अभी फ्रेंड्स हमने पढ़ा है, एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही उनका उपयोग भी कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपके मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। जैसे कि हमें यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको जो पढ़ के बता दिया है। फलस्वरूप आपके लिखे में, मित्र के लिखे में